क्लास 10th वालों, बिहार बोर्ड के लिए आ गया है सबसे पहला मॉडल पेपर सोशल साइंस का। एंड सबसे पहली मैं बात बता दूं, ये जो मॉडल पेपर है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन यानी कि अशफाक सर के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका ऑफिशियल मॉडल मत समझिएगा, लेकिन ये जो मैं मॉडल पेपर लाया हूं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा सेम टू सेम मैं उसी प्रकार लाया हूं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा उसी प्रकार सवाल आपके लिए लाया हूं 2023 के लिए, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हो तो ये मॉडल पेपर बहुत ही काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। एंड ये अभी सोशल साइंस का है, धीरे धीरे आपका साइंस मैथ सबका मॉडल पेपर आएगा अपनी तरफ से, और फिर ऑफिशियली भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बनाइएगा। 48 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ अपने हिसाब से टाइमिंग, हालांकि 40 मिनट डाल दिया हूँ, लेकिन आपको तो इससे कम समय लेना है। तो वेलकम है सभी लोगों को, और मैं हूं अशफाक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरे ही एकदम एनर्जेटिक तरीके से, मजेदार तरीके से, एंड कम समय में इसको मॉडल पेपर को कंप्लीट करना है, बनाना है मस्त तरीके से। मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन डाल दिया है, जैसे कि 1 से लेकर 48 तक सवाल रहेंगे, उसमें आपको सिर्फ 40 ही प्रश्न का जवाब देना है भाई साहब, है ना। यानी कि आपको सिर्फ 40 का जवाब देना है, लेकिन इस वीडियो में कोशिश करें कि आप 48 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ताकि आपके अंदर एक नया सा एक पॉजिटिव वाइब्स आए और बनाने का जो जुनून है ना वो काफी हाई लेवल पे पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। लास्ट में आपको बताऊं कैसे इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा एकदम आसानी तरीके से आपके पास। हमारे सबसे पहला सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन जो है संचार सेवाओं का अंग है? देखिए इसको मैंने खुद से बनाया, तो कहीं कहीं पे मे भी मिस्टेक हो सकता है टाइपिंग वगैरह में, ये मैंने खुद से यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, सभी। तो संचार मतलब कम्युनिकेशन सर्विस कौन सा है? तो भाई साहब समाचार पत्र से भी कम्युनिकेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह खबर जाती है कि नहीं, टेलीविजन से भी जाती है एंड टेलीफोन से जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ओके, कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए, मतलब मुद्रा मतलब करेंसी, भारत में जो करेंसी जो है क्या करता है, जो इश्यू करता है ना, वो एक ऑथोराइज, यहाँ पे कौन सा संस्थान है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो ऑथोराइज है, जो मुद्रा जारी करती है? तो देखिए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। बताइए भाई, तो भारत में कौन सा संस्थान है जो मुद्रा जारी करता है, पैसा को जारी करता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई। ये जो है क्या करता है, भारत में पैसा को जारी करता है, मुद्रा जो छपता है ना आरबीआई जारी करता है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत ही फेमस सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और ये सवाल भी सब पूछा गया एग्जाम में, कहीं ना कहीं सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मिस मत कीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी, कौन रिस्पॉन्सिबल रहा है? कौन, काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजिनी? क्या होगा? बिस्मार्क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया, है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहा है। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मजा आ रहा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। ओके, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एंड 48 में 48 बना के दिखाना है। 40 कम से कम, तो 40 से तो कम बनना ही नहीं चाहिए, है ना। 40 से कम जिसका बन रहा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप 40 से प्लस बना रहे तो आप गोल्ड हो, गोल्ड। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, ये फॉर्मेट की वजह से मैं पहले लिखा गया, 1885 में, 1920 में, 1947 में, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिश कब होती है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1885 में। कब हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, चलिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड सवाल पूछा गया एग्जाम में कि पटना में है या नवादा में है या मुंगेर में है या नालंदा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है प्यारे? नवादा में है। नवादा में जो है ककोलत जलप्रपात, यानी कि एक झरना है, ककोलत नाम है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे सवाल पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, कि भारत में नेशनल इमरजेंसी
कब डिक्लेयर हुआ था, कब घोषणा किया गया था? 1970 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, भारत में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम आपातकाल घोषित हुआ था, उसके बाद अब तक नहीं हुआ, एंड ना हो तो ज्यादा अच्छा हो, है ना। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा हुई थी 1975 में हुआ था, ठीक है ना। 1975 में इमरजेंसी लागू हो गया था भारत में, इमरजेंसी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं जी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? अप्रैल 1 यानी कि ये देखो फॉर्मेट यहाँ मिस्टेक हुआ, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को। तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर बिहार में है ना, मध्य युग में हुआ, प्राचीन युग में हुआ या आधुनिक युग में हुआ था? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सासाराम जो नगर का विकास, ये क्या बोलते हैं, विकास हुआ है, कौन सा युग में हुआ? मध्य युग। हम आपको पता है जब आप इतिहास पढ़ते हो तो 3 टाइप का ईरा पढ़ते हो, एक मध्य, एक प्राचीन हो गया जिसमें आर्यभट्ट वगैरह बारे में, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। एक हो गया मध्य युग, मध्य युग में आपका मुगल वंश जो शासन किया वो सब पढ़ना होता है, और आधुनिक युग में जो है ब्रिटेन वगैरह शासन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो सासाराम क्या हो जाएगा? मध्य युगी। क्या हो जाएगा? मध्य युगी, यानी कि शेर शाह सूरी ने सासाराम नगर का विकास करवाया था, उसी दौरान जो है इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, इन द मिडिल ईरा, ठीक है। आगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है मेन रीजन? क्या है कि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा, मतलब भूमि कट रहा, भूमि घट रहा, वहां का निम्नीकरण हो रहा, वनोन्मूलन, वन कम हो रहा है इसलिए, या गहन खेती हो रहा है इसलिए, या अति पशुचारण, या ज्यादा पशु चर रहे हैं इसीलिए, या अधिक सिंचाई हो रहा। तो पंजाब में ना अधिक सिंचाई वहां बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना, मतलब खेत को बहुत ज्यादा पटाते हैं ताकि फसल ज्यादा हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा? भूमि का निम्नीकरण हो रहा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने लीड किया था टोटल रेवोल्यूशन का? इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए अभी आपने पढ़ा आरबीआई के बारे में पढ़ा, अब फिर सवाल पूछ दिया गया भारत का केंद्रीय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है जी? है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, सेंट्रल बैंक हो जाएगा, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, सुनामी संबंधित है। देखिए सुनामी समझ रहे ना, जहां एक बाढ़ समझते, बाढ़, और सुनामी समुद्र में आता है सुनामी, ठीक है। एक भूकंप समझते हैं, जो जमीन हिल जाती है, भूकंप होता है, और सुनामी जो समुद्र को हिला देता है। तो कहाँ आएगा? स्थल पे। तो जमीन पे तो सुनामी नहीं आएगा, जमीन स्थल पे क्या आता है? स्थल पे आता है भूकंप, है ना। आकाश में तो भवंडर वगैरह होता है, समुद्र में आता है सुनामी। कहाँ होता है? समुद्र में आता है सुनामी, ठीक है ना। चलिए, कौन खरीफ फसल है? बहुत अच्छा सवाल है, खरीफ फसल रबी फसल से सवाल पूछता है एग्जाम में, तो ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। एंड इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम के तक जो है मैं खुद से कम 10 मॉडल सेट आपको प्रोवाइड करूं, हर सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल, मैथ, सब का, हर लैंग्वेज का भी 10 मॉडल पेपर। तो ये अभी पहला है, आप लोग का प्यार यहाँ पे देखना है, आप लोग का सपोर्ट देखना है कि इसको कितना अच्छी तरीके से आप लोग लाइक करते हो, दोस्तों को शेयर करते हो, तब जाके हमें हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे भी मॉडल पेपर बनाएंगे, एकदम बेस्ट एकदम सिलेक्टेड वाला क्वेश्चन, है ना। खरीफ फसल कौन है? गेहूं, तिलहन, जौ या धान? तो ऑप्शन याद रखिएगा डी। धान क्या है? खरीफ फसल है, और गेहूं अगर पूछेगा तो रबी फसल है। तो खरीफ और रबी पूछता है तो याद कीजिएगा। चलिए हो गया, आगे देखिए, बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में अक्सर, प्रायः मतलब अक्सर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, है ना। बिहार में क्या, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क, है ना जी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है जी? कर्नाटक में है, केरल में है, या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो याद कीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सवाल पूछा गया है, ये कहाँ है? एमपी में है। ऐसे आपकी किताब में राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारा दिया हुआ है ना। कार्बेट नेशनल पार्क है, पेरियार है, बहुत सारा है, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी छप सकता है। तो ये सवाल छपा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है?
ताप विद्युत केंद्र मतलब थर्मल पावर स्टेशन बिहार में कहाँ है? थर्मल पावर स्टेशन गया में है या बरौनी में है या समस्तीपुर में या कटिहार में है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध इज बिल्ट, कहाँ बंधा हुआ है? हीराकुंड डैम जो है कहाँ है? महानदी पर है बंधा हुआ है, या गंगा पर बना हुआ है, कृष्णा पे या कोसी पे बंधा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि हीरा को हर बहुत नदियां में नदियों को बांध बनाते हैं, ठीक है, नदियों पे बांध बनाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए, और जब बारिश ना हो, सुखाड़ आ जाए तो उसके लिए पानी यूज किया जाए, है ना। तो महानदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। तो याद कीजिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना, और 1922 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ? वापस ले लिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद करिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1919 में जालियांवाला बाग, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट भी इसी टाइम में हुआ था, है ना, रॉलेट एक्ट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे है, चलिए आगे सवाल बोलता है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये सवाल तो बहुत काफी इंपोर्टेंट हो गया। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को, या विनिर्माण क्षेत्र को, है ना। औद्योगिक क्षेत्र किसको, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं ना जी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, और सेवा क्षेत्र को थर्ड सेक्टर कहेंगे, यानी कि टेरिटरी सेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों सेक्टर याद कीजिएगा। प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है आधुनिक, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। तीनों से सवाल पूछा जा सकता कोई भी एक तो, ठीक है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छी किताब है ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है। लिखने वाले कौन है? चंद्रगुप्त या कौटिल्य, एडम स्मिथ या रविंद्रनाथ टैगोर? कौन है? कौटिल्य, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लिखने वाले कौन है? कौटिल्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार से झारखंड अलग होता है तो कब अलग होता है? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर, अच्छा दोनों सेम आ गया, 15 नवंबर 15 दोनों है, अच्छा दोनों सेम आ गया। यहाँ पे एक चेंज होना चाहिए, खैर 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। यहाँ पे बी और सी और डी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पीडीएफ में सुधार देंगे, अक्टूबर यहाँ पे कर देंगे। तो याद कीजिएगा 15 नवंबर 2000 को जो है क्या हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि दो ऑप्शन सेम दे देगा, ऐसा नहीं देता है। आगे, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? बहुत अच्छा सवाल, इस सवाल को समझिएगा। क्या बोलता है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? सबसे निचला, सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है? तो आपको पता है बिहार में 3 प्रकार के पंचायती स्तर को, है ना, बिहार में 3 लेवल है पंचायती स्तर का। पहला जो स्तर है, पहला स्तर देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ये अलग कंडीशन में है, और ऊंचा और निम्न में अलग है। निम्न मतलब सबसे निचला, तो ग्राम जिला परिषद सबसे उच्च स्तर बोला जाता है, उच्च, सबसे उच्च स्तर पे क्या है? जिला परिषद है। और मध्य स्तर जो है, मध्य स्तर बीच वाला क्या है? पंचायत समिति। और ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर है। लेकिन पहला स्तर बोलेगा, पहला स्तर अगर है तो ग्राम पंचायत है, दूसरा स्तर पंचायत समिति, तीसरा स्तर जिला परिषद, है ना। लेकिन सबसे निम्न स्तर बोला जाएगा, सबसे निचला वाला, तो क्या होगा? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति रहता है, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद रहता है, ठीक है ना। तो सबसे निम्न स्तर क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो गया। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन सिटी जिसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन का घाटी। सिलिकॉन बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलता है, बेंगलुरु में या हैदराबाद में, कोलकाता में या मुंबई में। तो क्या होगा? बेंगलुरु यहाँ पे राइट आंसर होगा। बेंगलुरु में, जो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है जी, कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और 1921 में लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लागू किया था 1921 में। 3 साल बाद ये जो है इनका जो है देहांत हो गया था 1924 में। आगे है, सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा? कठोर, सबसे ज्यादा कठोर खनिज, लोहा, मैग्नीज, हीरा, सोना। क्या होगा? सबसे ज्यादा कठोर खनिज, सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? हार्डनेस मिनरल्स कौन होगा? हीरा।
सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन है? हीरा जो है सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर खनिज है। ओके, आगे है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क ने, मेजनी ने, नेपोलियन ने या हिटलर ने? यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लाओस में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है या थाईलैंड में? बताइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? कंबोडिया में है। और यहाँ जो है विष्णु भगवान का जो है यहाँ मूर्ति बना हुआ है ना, अंकोर वाट का मंदिर में। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ठीक है ना, तो याद कीजिएगा कहाँ है, तो कंबोडिया में है। चलिए आगे सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, हाजीपुर, भागलपुर, दरभंगा? तो यार ऑब्वियसली सी बात है, पटना यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? देखिए एल्युमिनियम को जब बनाना होता है तो उसके लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? टिन का या बॉक्साइट का या मैग्नीज का या लौह अयस्क का? आपको पता है बॉक्साइट का जो है एल्युमिनियम का अयस्क है ना जी। ऑक्साइड, बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आगे सवाल है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल मतलब समझ रहे ना, डेलीगेशन, दल को बदला जाता है ना, अपना अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में चल जाना, इसको बोलते हैं दल बदल। दल मतलब पार्टी होता है, पार्टी को अदला बदली कर लेना, है ना। जैसे कोई कांग्रेस में है चला गया बीजेपी में, कोई बीजेपी में है चला गया कांग्रेस में, ऐसे होता है, आए दिन देखते होंगे। तो ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति ऐसा करता है? कभी नहीं सुने होंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुने होंगे। ये काम सांसद करेगा या तो विधायक करेगा। ठीक है ना, या तो सांसद करेगा या विधायक करेगा। सांसद बोलते हैं जो संसद में बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है, और विधायक जो विधानसभा में बैठता है। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ रहा? विधानसभा तो जो स्टेट लेवल पे होता है विधानसभा, विधायक स्टेट लेवल पे होता है, और सांसद जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे होता है, जो कि लोकसभा में बैठता है, या वो उसको पार्लियामेंट में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बैठता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार संपन्न है। देखिए सवाल आ गया, बिहार संपन्न मतलब बिहार जो है बहुत पूरी तरीके से क्या है? खनिजों में संपन्न है। मतलब यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? खनिज है, उद्योग है, कृषि है, पशुपालन है। तो बिहार जो है कृषि से संपन्न है। ठीक है ना, किससे संपन्न है? बिहार संपन्न किसमें? कृषि संपन्न मतलब फुलफिल है वहाँ, है ना। बिहार जो है कृषि, क्योंकि बिहार में 80% लोग जो है कृषि पर आधारित है, 80% लोग जो है कृषि। लेकिन बिहार में 60% खेती होती है। जमीन जो जितना बिहार में जो भूमि है ना, उसका 60% पे खेती होती है, लेकिन लोग 80%, जितना लोग आबादी है 80% लोग खेती करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है जी, कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 में। ठीक है ना, 1871 में। और 1871 में ही जर्मनी और इटली का एकीकरण भी हुआ था, दोनों। 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण और इटली का भी एकीकरण। स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। स्वयं सेवक संघ, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोलते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में? क्या होगा? 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ओके, KB हेडगेवार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए? गांव के बाहर जाइएगा तो बाढ़ से राहत मिलेगी आपको, या खेतों में जाएंगे, या उच्च भूमि पे जाएंगे, या कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठल रहेंगे? नहीं, हमको उच्च भूमि पे जाना पड़ेगा, जहां पे हाई ग्राउंड हो, जहां पे ऊंची भूमि हो, कोई पहाड़ हो, टीला हो, है ना, वहां पे जाएंगे बाढ़ के समय, ताकि वहां पे पानी ना पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बोलता है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 1977 में सबसे पहली बार जनता पार्टी की सरकार जो है का गठन हुआ था 1977 में, है ना। उससे पहले कांग्रेस की चल रही थी, लेकिन कांग्रेस गैर कांग्रेसी पार्टी जिसको बोलते हैं, गैर कांग्रेसी। जनता पार्टी तो कांग्रेस की पार्टी नहीं है, ये अलग पार्टी थी जनता पार्टी, है ना। और 1977 में पार्टी भी बनी थी, निर्माण भी उसी में होता है, और इसी पार्टी से बीजेपी पार्टी निकला है, जनता दल यूनाइटेड निकला है। जनता पार्टी से बहुत सारी पार्टियां बंटवारा हुआ है। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1977 से पहले अपना शासन चला रहे थे, लेकिन सबसे पहली बार उसको हराया था किसके नेतृत्व में? तो याद कीजिएगा, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है ना। आगे सवाल यहाँ पे, रेल वर्कशॉप स्थित है, कहाँ है रेल वर्कशॉप? रेल वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर में है, मुंगेर में है, भगवानपुर में या दरभंगा में है? ठीक है ना। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो याद कीजिएगा जमालपुर में क्या है? रेल वर्कशॉप है। कहाँ है? जमालपुर में।
ठीक है। आगे है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? तो बंदा धर्म सुधारक और समाज सुधारक में फंस जाता है जाके। याद कीजिएगा मार्टिन लूथर जो है एक धर्म सुधारक थे, है ना, समाज सुधारक ने बल्कि एक धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना जो नगर निगम है उसके जो मेन मेयर होता है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं या नगर प्रधान कहते हैं या नगर सचिव कहते हैं? इनमें से कोई नहीं कहते, ठीक है ना। तो पटना के नगर निगम जो है, पटना नगर निगम के जो प्रधान है, जो चीफ है, उसको क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं, जिसको मेयर भी कहा था, मेयर। इस तरह से बिहार में बहुत सारा आपका नगर निगम, जैसे गया नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, बहुत सारा है ना, भागलपुर नगर निगम, ठीक है। तो नगर निगम का जो प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, हिंद चीन में जो बसते थे फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्र में बसते थे उसको क्या कहते थे? फ्रांसीसी कहते थे या शासक वर्ग कहलाते थे या कोलोन या जनरल? तो जो फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्र में बसते थे उसको कोलोन कहा जाता था। क्या? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? टोटल बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो वन का क्षेत्र है, उसमें कितना क्षेत्र में वन जो है फैला हुआ है ना? 15% या 20%? ये परसेंट के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ, प्रतिशत ना, ये परसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 7%, याद कीजिएगा 7%, ठीक है ना। चलो आगे सवाल है, हाजीपुर में रेलवे, किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? हाजीपुर में, सवाल ये भी पूछा है कि हाजीपुर में कौन सा रेलवे मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांती रेलवे? तो कौन है? पूर्व मध्य रेलवे। याद कीजिएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। सवाल ऐसे पूछता है बहुत बार कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, ठीक है ना। याद कीजिएगा मुख्यालय के बारे में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। चलिए आगे है, सूती वस्त्रों की राजधानी है ना, कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? सूरत, मुंबई, सोलापुर या नागपुर? सूती वस्त्रों की राजधानी कौन होगा? मुंबई। मुंबई जो है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी, सूती राजधानी यानी कि कॉटन सिटी बोल सकते हैं मुंबई को, ठीक है ना। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? जो शेयर बाजार है ना, उसकी नियामक संस्था क्या है? सिडबी है या सेबी है या आरबीआई है या स्टॉक एक्सचेंज है ना। ये सब शेयर बाजार में आता है, लेकिन नियामक संस्था जो है वो कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद कीजिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य की है? चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने बोलने मिस्टेक किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। देखिए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और गोवा की जो प्रति व्यक्ति क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो किसका हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा, ठीक है। आगे है, लोकतंत्र का सर्वमान्य गुण है, सर्वोत्तम गुण है, सबसे अच्छा गुण क्या है? लोकतंत्र का सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी क्या है? क्या शिक्षा का अभाव अगर है तो क्या लोकतंत्र का बेस्ट क्वालिटी है? नहीं भाई, शिक्षा अभाव रहेगा तो लोकतंत्र की क्वालिटी कहाँ पाएगा? जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया तो लोकतंत्र की बेस्ट क्वालिटी है? नहीं है। बहुदलीय पद्धति है, मतलब बहुत ढेर सारा पार्टी बन गया तो क्या लोकतंत्र में क्वालिटी आएगा? नहीं आएगा। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, हाँ भाई ये बहुत बेस्ट है कि नागरिक अगर अच्छा काम करता है, मेडल जीतता है, तो देश को क्या चाहिए? देश के जो मेन नेता है या प्रधान है उसको चाहिए कि उसको सम्मान दिया जाए, उसकी गरिमा, उसको रिस्पेक्ट दिया जाए। जैसे देखिए आप ना, भारत का कोई गेम खिलाड़ी होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत के नाम रोशन करता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या करते हैं? सरकार उसको अवार्ड देती है, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, है ना। तो ये सब अवार्ड मिलता है, भारत रत्न अवार्ड मिलता है, ताकि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि हो, नागरिकों के प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा हो, है ना। अच्छा काम करने पे सरकार ये काम करती है, ठीक है ना। तो यही अगर ये एक गुण है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि एक लोकतंत्र का सबसे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, ठीक है ना। इनमें किस देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी,
मतलब ये हुआ कि जब कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा इस देश में तो डायरेक्ट सजा नहीं मिलेगा, उसके लिए सुनवाई होगा, कोर्ट कचहरी काम होगा, है ना। भारत में भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड भी होता है, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अगर आपसे प्रत्यक्ष पूछा जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन है, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है ना, होमवर्क के रूप में, कि भारत किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक देश का एग्जाम्पल बताइए जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं, रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहां आंदोलन चलाया था। बहुत अच्छा सवाल है। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला नाम था ना, नेल्सन मंडेला ने कहां चलाया था आंदोलन, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में, बोलीविया में या यूगोस्लाविया में। तो याद कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो है आंदोलन चलाया था, रंग भेदी यानी कि गोरे काले का जो भेद चल रहा था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिंक दिया गया, इससे आप मुझे फॉलो कर लेना, है ना। ऐसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना। व्लॉग वाला चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास 12 वाला चैनल भी देखना जाके, ओके। वेबसाइट पर टेस्ट देना। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिख दी कि अगर आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या मॉडल पेपर किसी भी चीज का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से AA ऑनलाइन सोल्यूशन एप्लीकेशन से भी आप ले सकते हो, या तो फिर अगर वहां से नहीं ले सकते हो तो 8210423200 ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप संपर्क करके ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आप 250 रुपया आपको पे करना होगा, पूरा एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन, ये वीडियो, ये मॉडल सेट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मजा आया तो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह से मॉडल पेपर लाने की कोशिश करेंगे, साइंस का, मैथ का, सबका। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।